आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी ने वर्कशॉप सेशन देख लिया होगा। मास्टर वर्कशॉप सेशन जो आप सभी के लिया गया है, वहाँ पर आप सभी के लिए एक रूपरेखा बताई गई है कि कैसे आपको तैयारी को अब बढ़ाना है। तो अगला चरण आता है सिलेबस। तो सिलेबस में एक काम तो सिलेबस रिसर्च का आपने कर लिया होगा। मैंने पहले तो आपको बोला ना, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई गई है आपके बैच में। हमारा विंध्याचल बैच है, जो मध्य प्रदेश पीसीएस वाले बच्चे हैं। बैच का नाम विंध्याचल है ना। एक बार इस पे भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये बैच। विंध्याचल क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश की एक पहचान है, पूरी रेंज वो मध्य प्रदेश की आत्मा के तौर पे है। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम का बैच भी हमने विंध्याचल बैच के तौर पे इसीलिए रखा है, क्योंकि जब आपको वो महसूस होना चाहिए आपके बैच में। तो यहाँ पर अब हम पूरा सिलेबस आज डिस्कस करेंगे और फिर इसको ही आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको। पूरा जितना भी आपकी क्लासेस होंगी वो इसी सिलेबस पर बेस होंगे और इसी के आधार पे हम पढ़ेंगे। और आपको भी अब देखो, एक तो ये प्रिंट आउट निकलवा लो, दूसरा ये बुक का प्रिंट आउट निकलवा लो। ये बुक की पीडीएफ भी भेजी जा चुकी है और ये भी भेजा जा चुका है, ताकि डेप्थ में आप पूरे सिलेबस को समझ पाओ, है ना। सिलेबस का डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम का ये मास्टर सिलेबस है और ये नया पाठ्यक्रम है कंप्लीट आपका। डिटेल में आपको सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, सिलेबस आपको कंप्लीटली एक जीपीएस की तरह काम करता है ना। हर टाइम आपको अब जो कुछ भी पढ़ना है वो सिलेबस में ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, एक तो आपका ये एप्लीकेशन में बैच है विंध्याचल बैच, जहाँ पर हम डिटेल में पूरी तैयारी करेंगे। दो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है आप सभी के। एक तो आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको हमेशा जुड़ के रहना है, और दूसरा आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है ना। इसके अलावा आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल भी हैं। आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे विंध्याचल बैच में जुड़े हैं उनको एक प्राइवेट ग्रुप मिला होगा, विंध्याचल टेलीग्राम ग्रुप मिला होगा। बैच के अंदर ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगी हुई है, उसमें जुड़ जाइएगा। अब निश्चिंत होकर के हमारे साथ रहना है। अभी आपके साथ जुड़ेंगे हमारे रावेन सर जुड़ेंगे, और रावेन सर आपको ये पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी एग्ज़ाम की जो एक तरीके से जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, इस एग्ज़ाम की जो पूरी सोच है, जिस सोच के आधार पे हमें पूरी तैयारी करना है, उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। केवल सिलेबस डिस्कशन नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा योजना का डिस्कशन भी होगा। तो ये एक बहुत डेप्थ में आज से आपसे चर्चा हो रही है हमारी। और सिलेबस रिसर्च का एक वीडियो आपको दिया गया होगा बैच के अंदर। अब आपके बहुत सारे वीडियो हैं, सिलेबस रिसर्च भी है, पीवाईक्यू रिसर्च का भी वीडियो है, साथ में रिवीजन कैसे करना है, मास्टर नोट्स कैसे बनाना है, आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी को लेकर बहुत शानदार तरीके से पूरे बैच में सीक्वेंस से क्लासेस लगी हैं। पहले वर्कशॉप सेशन पूरा अच्छे से देखना है ताकि आपकी डायरेक्शन सही रहे, और इसके बाद अगला काम आपको क्लासेस चालू करनी है। क्लासेस आपके जीएस के सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चालू होंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी स्पेशल भी हम पढ़ेंगे। सब कुछ हम डिटेल में विंध्याचल बैच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर अब आपको ये पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे। नया सिलेबस है, अद्यतन सिलेबस है, और एमपीपीएससी के 2026-27 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और आगामी 28 में 29 में जब भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये सिलेबस आप सभी का जो अद्यतन है उसी के आधार पे सर आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग अब बढ़िया से सिलेबस पेन कागज़ लेकर बैठिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा। अभी वीडियो सेशन देख रहे हैं तो देख लीजिए, इसके बाद प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यदि आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो ज़्यादा अच्छा है ना। उससे क्या होगा, आप साथ साथ जो सर आपको डिस्कस करते जाएँ, टिक करते जाइए। और ये सिलेबस अब आपके साथ हमेशा रहेगा, है ना। ये नहीं है, हमेशा रहेगा। जो भी पढ़ना है इसी के बेस पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, सर अब आपको एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस बताएंगे, और फिर आगे हम क्लासेस में मिलेंगे। डिटेल से हम क्लासेस में हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो एमपीपीएससी के छात्रों के लिए एमपी का कैसा एग्ज़ाम यहाँ पर है और इसमें क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, उसको लेकर के मैं आप सभी को चीज़ों को एक एक करके बताता चलूँगा। जैसा कि सर ने कहा कि सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स में क्या है और मेंस में क्या है, पढ़ना क्या है, वो चीज़ें हमें सिलेबस से ही पता चलती हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को आपका सिलेबस कैसा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं आप सभी को एक एक करके चलिए बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो परीक्षा है ये आयोजित कौन करता है, एक सीधा सा सवाल। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं, राज्य सरकार की एक संवैधानिक संस्था है
और मध्य प्रदेश राज्य के सेवाओं और अन्य राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन ये करती है। इस परीक्षा में राजपत्रित पद जैसे कि आपका राज्य प्रशासनिक सेवा है, राज्य पुलिस सेवा है, वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं, तहसीलदार, इस तरह के पदों का ये चयन करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि राज्य के योग्य सक्षम ईमानदार अधिकारियों के चयन को लेकर के एमपीपीएससी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जो परीक्षा की संरचना है वहां पर देखें तो 3 चरणीय है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, मुख्य परीक्षा आपकी वर्णनात्मक प्रकार की है और साक्षात्कार जो है आपके व्यक्तित्व परीक्षण से, यानी कि तीनों परीक्षा की प्रकृति जो है अपने आप में अलग है, इसलिए आपकी तैयारी भी कुछ ऐसी ही होगी। उस तैयारी के लिए यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह के या क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम को में शामिल होने के लिए, उसको लिए क्या क्या करना है या किस तरीके की यहाँ पर योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीयता, यानी कि उम्मीदवार जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए और वहीं कुछ पदों और श्रेणियों के लिए यहाँ पर छूट भी आपको मिलती है। जब नोटिफिकेशन आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता कैसी होनी चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जो शर्त यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन लागू रहती हैं। परीक्षा की विशेषताएं क्या है, तो जैसे मैंने कहा 3 चरणों की प्रक्रिया है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, नैतिकता जैसे विषय शामिल हैं जो बहुआयामी विषय हैं। मध्य प्रदेश की परीक्षा है, इसलिए मध्य प्रदेश केंद्रित क्वेश्चंस भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे टॉपिक्स पर भी आपका अध्ययन होना चाहिए जिसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था है। और एक मेरिट आधारित चयन है, यानी इस परीक्षा में यदि आप अच्छा करते हो तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, किसी वर्ग विशेष से हैं उससे यहाँ पर मतलब नहीं रहता है। जितना अच्छा आप करेंगे, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी यहाँ पर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, आपका सिलेक्शन होगा आपके द्वारा किस तरीके से पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया है, कितना आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, उस बेसिस पर। भर्ती होने के बाद आपको किन पदों की पर नियुक्ति होगी, तो राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला पंजीयक, सहायक पंच संचालक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पंचायत ग्रामीण विकास अधिकारी, अन्य राज्य स्तरीय राजपत्रित पदों को लेकर के जानकारी इसमें दी गई है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी मेरिट के आधार पे आपको ये पद मिलते हैं जहां पर आप सेवा करते हैं अपने राज्य की। अब चलिए बात करते हैं एमपीपीएससी परीक्षा से जुड़े हुए पहलुओं को लेकर के। तो एक सवाल ये भी रहता है कि हम अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है तो जुड़ेंगे कैसे। तो जुड़ने के लिए आप सभी को बता दूं कि देखिए एमपीपीएससी परीक्षा की विस्तृत तैयारी आपको विंध्याचल बैच के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। विंध्याचल बैच में आपको ज्वाइन कैसे होना है, तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से हमारा विंध्याचल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मैं बता दूं कि इस विंध्याचल बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए इस ऐप को या विंध्याचल बैच को जब आप ज्वाइन करते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ है संपूर्ण सिलेबस पर पूरी कवरेज है। जो सिलेबस अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप विंध्याचल बैच में पाएंगे कि वो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल और इन डेप्थ में आपको पढ़ाई जा रही हैं। एमपीपीएससी के नवीनतम जो पैटर्न है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है। विषयवार टॉपिक पढ़ाए गए हैं। टॉपिक के अंत के साथ के अंत में आपको अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए जाते हैं ताकि आप घर बैठे स्टडी रिवीजन के पास उस क्वेश्चन की आप राइटिंग कर सकें या हल कर सकें। अनुभवी शिक्षक हैं जो कि कई सालों का अनुभव है अलग अलग विषयों को लेकर के, वो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश केंद्रित विशेष सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। नोट्स और अध्ययन सामग्री भी ऐसी है जो कि सरल भाषा में है, पीडीएफ के रूप में है और आपकी परीक्षा के अनुरूप है। मानक पुस्तकों के संदर्भ करंट अफेयर्स की बुकलेट है। अभ्यास के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार आपके साथ मेंटोर और अध्यापक जुड़े रहेंगे जो आपको किसी भी शंका समाधान, विषय की समस्याएं को लेकर के लगातार आपको गाइड करेंगे। परीक्षा में सफल कैसे होना है, मोटिवेशनल आपको सेशंस भी होंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बैच का जो उद्देश्य है, सिर्फ यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से होते हुए आपके जो सपने हैं, जो लक्ष्य है, उसको यहाँ पर अचीव कराना। और इसके साथ ही सिद्धांत की स्पष्टता है, निरंतर अभ्यास, मोटिवेशन के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहना है। तो कैसे जुड़े, जैसे मैंने बता दिया है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने, विंध्याचल बैच से जुड़े जो कि एमपीपीएससी के लिए है और नामांकन को तुरंत करने के साथ ही तैयारी आपको शुरू हो जाएगी। आपको वीडियोस यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे और सारी चीज़ों को आपको लेकर स्टडी कर देना है क्रमबद्ध तरीके से।
अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एमपीपीएससी की इस परीक्षा में जो टॉपिक, जो वीडियो, जो सिलेबस आप देखने जा रहे हैं वो किस तरीके से आपको पढ़ना और समझना है। तो एमपीपीएससी 3 चरण में है। प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2 चरणीय है, वस्तुनिष्ठ है। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हैं, वर्णनात्मक है, और उसके बाद आपको साक्षात्कार है। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 घंटे का है, और सामान्य योग्यता परीक्षा वस्तुनिष्ठ है जो कि 2 घंटे का है। दोनों ही पेपर देखे जाए तो 200 अंकों के होंगे। एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, यहाँ पर हम देखें तो आपके पास आपको 6 पेपर दे रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3 और 4 है जो कि 3-3 घंटे के हैं और 300 नंबर के हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हिंदी का पेपर है जो कि 2 घंटे का है और 200 नंबर का है। और लास्ट में हिंदी निबंध का पेपर है 2.5 घंटे का जो कि 100 नंबर का है। टोटल यहाँ पर आपको व्यक्तित्व परीक्षण, इसके बाद जैसे आप मेंस क्वालिफाई होंगे तो आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू देखा जाए तो आपको 185 नंबर का है। इस तरीके से यहाँ पर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। तीनों चरणों को जब आप क्लियर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होता है। अब एक चीज और इसमें ऐड करके बताता हूं। देखिए एमपीपीएससी की जी प्रारंभिक परीक्षा को, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि पैटर्न में क्या है और परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो पहले बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के। प्रारंभिक परीक्षा में जैसे कहा कि 2 मुख्य प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता परीक्षण, दोनों ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं। दोनों ही 200 के नंबर के होंगे, और अभ्यर्थियों से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एमपीपीएससी में गलत उत्तरों के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा हेतु पात्रता परीक्षा की तरह है, और प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना ही चांसेस यहाँ पर बेहतर है कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अंतिम चयन सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर के बनती है, यानी कि जो नंबर जुड़ता है, जो मेरिट, फाइनल सिलेक्शन मेरिट आपको बनती है, वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर के बनती है। तो इसलिए मेहनत जो है आपको लगातार करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में मेहनत इसलिए यहाँ पर बंद नहीं कर देनी है कि इसके तो नंबर ही नहीं जुड़ेंगे। प्रीलिम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपको मेंस में लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीलिम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला चरण है। तो सबसे पहले इसलिए प्रीलिम्स की बात करेंगे। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर का जो सिलेबस है, पेपर 1 है सामान्य अध्ययन। इसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, अवधारणाएं, विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, खड़ दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणालियां। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत पढ़ना है, जिसमें कला रूप, साहित्य, त्योहार, कार्यक्रम आते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक कौन कौन सुधार आंदोलन हुए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पता होना चाहिए, और स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण, पुनर्गठन की भी जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य को लेकर के बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और मूर्ति कला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार, उनकी साहित्यिक रचनाएं आती हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्व के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में देखें तो आपको पर्वत, पहाड़, नदियां, झीलें, जलवायु परिघटनाओं में एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसमें वन, खनिज, जल संसाधन आते हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति के लिए रणनीतियां, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत, भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, ग्रामीण शहरी प्रवास शामिल है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें आपको देखा है तो वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार आते हैं। दूसरी तरफ जलवायु, ऋतुएं, तापमान और वर्षा आती है। प्राकृतिक संसाधन, मृदा, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, शहरीकरण। ये आपको मध्य प्रदेश के विशेष राज्य के संदर्भ में पढ़ना है। फिर भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, न्यायिक प्रणाली, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार,
कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य, नीति निषेध सिद्धांत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक वैधानिक आयोग संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, नागरिक प्रशासन और मध्य प्रदेश में सुशासन और शासन प्रणाली के बारे में आपको जानकारी होनी है। ये सब पढ़ के जाना है। छठा जो टॉपिक इसमें प्रीलिम्स में पढ़ के जाना है वो है आपको भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो समझनी पड़नी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जनसंख्या और मानव संसाधन विकास है, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल है। मध्य प्रदेश में सतत विकास के पहलू और लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर के भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कृषि कैसी है, उद्योग कैसा है, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे का विकास कैसा हुआ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था में हालिया रुझान, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र हैं, वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर वित्तीय संस्थाएं हैं। भारत की विदेशी व्यापार नीतियां, G20, सार्क और आसियान के बारे में पढ़ना और समझना है। फिर विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य का टॉपिक आता है जिसमें हम विज्ञान की प्रमुख मुख्य शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो भारतीय यहां पर आपको महत्वपूर्ण भारतीय उपलब्धियां हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उनके उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां शामिल हैं। मानव शरीर की संरचना, पोषण, भोजन, पोषक तत्व और कुपोषण शामिल है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया के कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, स्वास्थ्य संकेतक, सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा, पर्यावरणीय कारक, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन शामिल है। इसके बाद मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, बुनियादी ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट। 10वां टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। इसमें आपको विरासत, लोक कला, संस्कृति, साहित्य पढ़ना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जनजातीय कल्याण कार्यक्रम, मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं, विशेष कला, उत्सव, बोलियां और साहित्य। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान, मध्य प्रदेश की जनजातीय हस्तियां, मध्य प्रदेश की जनजातियों संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और मध्य प्रदेश के लोक संस्कृति और साहित्य। ये रहा आपके टोटल 10 टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे और इनमें आपको राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बारे में ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद जो पेपर 2 है वो है आपको सामान्य योग्यता परीक्षण को लेकर के, और इसमें यहां पर हम देखें तो समझ, संचार कौशल, साहित्यिक सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, बुनियादी संख्यात्मकता, संख्याएं, उनके संबंध, परिमाण का क्रम, कक्षा 10 के स्तर का, डेटा व्याख्या जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, डेटा, पर्याप्तता कक्षा 10 के स्तर की, हिंदी भाषा का कौशल ज्ञान कक्षा 10 के स्तर का। ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ के जानी है। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस जिसमें जीएस का पेपर और सीसेट के पेपर में क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी है। जब आप इन पेपर पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन जो टॉपिक क्या प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं उनके मेंस में जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब मैं आपको मेंस का सिलेबस आपको बताऊंगा तो जो टॉपिक आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वही से आज वो सारे टॉपिक आपको मेंस में पूछे जाएंगे। बस मेंस में क्या है कि कुछ चीजों को लेकर के और भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं और साथ ही उनको पेपर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको मेंस समझना है कि मेंस में मुझे किस पेपर में कौन से सब्जेक्ट पढ़कर जाने हैं, कहाँ क्या आता है, क्या पूछा जाता है, उसको लेकर के रणनीति क्या होगी और इसको लेकर के यहाँ पर आयोग हमसे क्या चाहता है, तो वो समझिएगा। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का पैटर्न कुछ ऐसा है। 6 पेपर हैं, 4 जीएस के, एक हिंदी और एक हिंदी निबंध का पेपर है। अब इसमें भी देखिए बताया क्या गया है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है इसमें इतिहास और भूगोल 2 टॉपिक पूछे जाएंगे। दोनों ही 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय होगा। भाषा जो होगी हिंदी या अंग्रेजी में होगी। सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र जो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को लेकर के होगा, 150 अंकों के दोनों ही क्वेश्चन आपको आएंगे। यहां से 3 घंटे में करना है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। तीसरा प्रश्न अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य को लेकर के है। 150 अंकों का है, 3 घंटे का है, हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के है। चौथा जो पेपर है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, लिकेज स्टडी का टॉपिक एक तरफ है, दूसरी तरफ उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी को लेकर के है। ये भी 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे में यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में से देना है।
पांचवा और छठा पेपर देखा है, सामान्य हिंदी व्याकरण का है, 200 अंकों का है। छठा पेपर हिंदी निबंध प्रारूप लेखन का है, 100 अंकों का है। 2-2.5 घंटे का यहाँ पर इनके लिए क्रमशः समय मिलेगा और हिंदी में आपका ये पेपर होगा। कुल योग जो होता है मेंस का 1500 होने वाला है। साक्षात्कार 185 अंक का होगा और कुल अंक हो जाएंगे 1685। तो यहाँ पर पहले 4 पेपर जो है 300 अंकों के हैं, फिर 200, फिर 100। अब एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो किस प्रकृति के होंगे। तो एमपीपीएससी ने इसको लेकर के भी जानकारी आपके साथ साझा की है। क्या कहता है कि सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंड का और खा में अभ्यर्थी केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिख सकेंगे। उपरोक्त तीनों प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड का और खंड खा में अंकों का वर्गीकरण इस तरीके का होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए प्रश्नों का प्रारूप है, ये प्रश्नों की संख्या है, उन प्रश्नों की संख्या के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, अधिकतम शब्द संख्या कितनी होगी और पूर्णांक यहाँ पर कितना होगा। तो जैसे अगर अति लघु उत्तरी यहाँ पर 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 अंकों के, टोटल 30 अधिकतम जो शब्द संख्या इनके लिए लिखी जाएगी। अति लघु उत्तरी जो उत्तर आपको लिखने हैं वो 20 शब्दों में होने चाहिए और आपको ये टोटल 30 अंक आपको यहां से मिलेंगे। लघु उत्तरी के 10 क्वेश्चन होंगे 7-7 नंबर के, टोटल यहाँ पे 60 शब्दों में से लिखना है और इसमें 70 नंबर मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 5 होंगे, 10 अंकों के होंगे, अधिकतम शब्द संख्या 200 होगी और ये 50 नंबर के होंगे और इस तरीके से 150 अंक का ये आपका एक खंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको पहले 3 पेपर में लागू होगा ये प्रक्रियाएं। उसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र के दोनों खंडों का और खा में उत्तर केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही लिखे जा सकेंगे और प्रश्न पत्र प्रत्येक खंड का और खा में अंकों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके होगा। यहां देखिए तो आपको 4 कैटेगरी बनाई गई है। अति लघु उत्तरी के 16 क्वेश्चन, प्रति के 2 अंक, अधिकतम शब्द 20, पूर्णांक 32। लघु उत्तरी के 8 क्वेश्चन, 7 अंकों के, 60 शब्दों में लिखना है, 56 अंक इसके लिए मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 11 अंक यहां से आपको 11 अंकों का रहेगा, 200 शब्दों में इसको लिखना है और 44 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। केस स्टडी 1 होगी, 18 अंकों का होगा और यथा निर्देशित में पेपर में बताया जाएगा और 18 नंबर का ही होगा और इस तरीके के 150 नंबर का पेपर खंड का और खंड खा के 150 मिलाकर 300 अंकों का हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न में केवल हिंदी माध्यम में सामान्य हिंदी व्याकरण पर आधारित होगा। कुल अंक 200 होंगे। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में दिया गया और प्रश्न पत्र की अवधि जो होती 2 घंटे की होगी। छठा जो प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन को है, केवल हिंदी में लिखना होगा। प्रश्नों का विवरण आपको कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके के रहेंगे। प्रथम निबंध, द्वितीय निबंध, प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन। तो 2 निबंध लिखने हैं, एक प्रारूप लेखन लिखना है और एक प्रतिवेदन लिखना है। तो 2 निबंध जो होंगे, एक निबंध आपको यहां से लिखना है। अधिकतम इनकी संख्या पहले वाले की 1000 होगी, दूसरे की 500 होगी। पूर्णांक पहले का 50 होगा, दूसरे का 20 होगा। इसी तरीके से जो प्रारूप लेखन है वो एक प्रारूप लेखन लिखना है, 500 शब्दों में ही लिखना है और ये 15 का पूर्णांक होगा। और प्रतिवेदन जो है वो आपको एक लिखना है, 250 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, ये भी 15 अंकों का होगा और इस तरीके से 100 अंकों का ये आपका चौथा प्रश्न पत्र होगा। तो इस पैटर्न के लिहाज से आपको मेंस का प्रश्न होंगे। अब ये तो चीज आपको पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो अब बात करेंगे कि एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। 6 पेपर में किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 के भाग ए इतिहास के बारे में, जिसकी इकाई 1 में भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ना है। 11वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ना है। सल्तनत और मुगल शासक, उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति के विकास को समझना और पढ़ना है। इकाई 2 जो है वो प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों, गर्दभिल्ल, नाग, उलिनकर, परिवाज्रक, उज्जकल्प, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड और कच्छ पघाट राजवंश को पढ़ना है। इकाई 3 जो होगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रियाएं, किसान एवं आदिवासी विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और उनके नेता, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। इसके बाद इकाई 4 आती है। इकाई 4 को अगर हम देखें तो इसमें भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होना, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता के बाद की प्रमुख घटनाएं क्या क्या रहीं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत,
जिसमें मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में प्राचीन से आधुनिक समय तक कला, उसके रूप, साहित्य, त्योहार, वास्तुकला के प्रमुख पहलू पढ़ने हैं और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं और पर्यटन के दृष्टिकोण से किन किन क्षेत्रों का विकास हो रहा है उनको भी आपको पढ़कर जाना है। इकाई 5 देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल राज्य स्वतंत्रता तक। मध्य प्रदेश के आदिवासी नायकों का संघर्ष, इतिहास में योगदान, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमाजी नायक, ख्याजा नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोए और पेमा फाल्या, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये इकाई 1 के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें पढ़नी है पेपर 1 सामान्य अध्ययन में। इसका आता है भाग बी जो भूगोल को लेकर के। इतिहास और भूगोल इसी पेपर में आएंगे। तो इतिहास हमने देख लिया सिलेबस, अब भूगोल का सिलेबस देखते हैं। भूगोल में देखा जाए तो इकाई 1 जो है वो भारत की भौतिक विशेषताओं जलवायु को लेकर के है। इसमें प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। इसके साथ भारत में किस प्रकार की मृदाएं हैं, उनके प्रकार और वितरण पर समझना है। साथ ही जलवायु कैसी है भारत की, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आने चाहिए। इसके अलावा जलवायु संबंधी कई सारी घटनाएं होती हैं जो समय समय पर सुनने को भी मिलती रहती हैं, जैसे कि एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम इत्यादि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है इकाई 2। इकाई 2 जो है वो भारत में कृषि और जल संसाधन को लेकर के है। इसका सिलेबस क्या है, जैसे कृषि को लेकर के बताया गया है कि प्रमुख फसलों और बाजरा उत्पादन और उसके वितरण के बारे में आपको पता करना है। सिंचाई के तकनीकें कौन कौन सी हैं, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां और सतत कृषि के संदर्भित टॉपिक हैं। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति के टॉपिक है। इकाई 3 जो है ये भारत के प्राकृतिक संसाधन उद्योग को लेकर के है। इसमें वन संसाधन, उनके प्रकार, वितरण, प्रमुख खनिज ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर परंपरागत शोध, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात, सीमेंट, कागज, चीनी सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें शामिल है। इसी तरीके से इकाई 4 जो है आपदाओं और तकनीकों को लेकर के है, जिसमें भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, आंधी, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। पर्यावरण प्रदूषण इससे संबंधित टॉपिक है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा भूमि प्रदूषण, उनकी रोकथाम, नियंत्रण, प्रबंधन, प्रदूषण कम करने के उपाय। जनसंख्या संबंधित टॉपिक हैं, जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवासन। इसके अलावा भूगोल से संबंधित कई उन्नत तकनीकें जो डेवलप हो रही हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, जैसे सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली जिसे जीपीएस कहते हैं, उनके अनुप्रयोग और उपग्रहों के प्रकारों के बारे में। तो ये इसका सिलेबस है। इसके बाद इकाई 5 आता है जो मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर के है। मध्य प्रदेश के भूगोल में अगर हम देखें इसमें आती हैं प्रमुख भौतिक प्रभाग, मालवा का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला, बाघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बारे में हमें जानकारी करनी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा की स्थिति को समझना है। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, उनके प्रकार, वितरण, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण के बारे में जानकारी हासिल करनी है। प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, वनों के प्रकार, वितरण, प्रमुख वन उपज के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन, ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, शहरीकरण। तो पेपर 1 का ये सिलेबस है जो इकाई 1 और इकाई बी में विभाजित है। अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में देखें तो पहला जो भाग है वो संविधान, शासन, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को लेकर के है। पहली जो इकाई है भारत के संविधान को लेकर है, इसके गठन, विशेषताएं, मूल संरचना, महत्वपूर्ण संशोधन को। संगठनात्मक तत्व जैसे उद्देश्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। संघवाद में देखा है तो केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिकाएं हैं। इकाई 2 देखा है तो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और नीति आयोग है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज, जन आंदोलन, राष्ट्रीयकरणता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आते हैं।
इकाई 3 जो है वो लोकतंत्र की विशेषताओं को लेकर के है, जैसे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, मीडिया की भूमिका है, समस्याएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया है, भारतीय राजनीतिक चिंतक जैसे कौटिल्य देवी, अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। इकाई 4 अगर हम देखें तो इसमें राज्य पुनर्गठन 1956, मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, संरचना, कार्य, भूमिका, मध्य प्रदेश के राज्य विधानमंडल की संविधान शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संविधान क्षेत्राधिकार, भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार के मुद्दे आते हैं जिसमें हम प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जानेंगे, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़कर जाएंगे। इकाई 5 जो है मध्य प्रदेश के प्रशासन से जुड़ा है, जिसमें सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संगठन, शहरी स्थानीय स्वशासन संगठन शक्तियां, स्थानीय स्वशासन में वित्त नौकरशाही, स्वायत्तता के महत्व, मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, आदिवासी पिछड़े वंचित वर्गों का उदय, नक्सली समस्या संबंधित है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान को समझना है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्तमान मुद्दों को भी हमें पढ़ना है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भाग बी में हम देखें तो समाजशास्त्र आता है, और समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि भारतीय समाज की अवधारणा, इसमें संयुक्त परिवार, कुटुंब, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य आते हैं। सामाजिक समरसता के तत्व समझ रहे हैं, सभ्यता की संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान, विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, धर्म, संप्रदायों का समाज एवं विवाह पर प्रभाव। इकाई 2 जो है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों को लेकर के, कि भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीयता, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशाखोरी, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, वर्तमान बहस जो है भारत में परंपरा बनाम यहाँ पे आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की परंपराएं, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। इकाई 3 जो है वो ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र को लेकर के बात करता है, जिसमें टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि जैसे कि ग्रामीण समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद, शहरीकरण, किसान अध्ययन, 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, और ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोगों का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक मुद्दे, रणनीतियां, बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में परिवर्तन के रुझान, शहरी समुदाय की विशेषताएं, शहरी समुदाय में परिवर्तन, शहरीकरण के कारण और उसके प्रभाव, नगर नियोजन की अवधारणा हमें समझनी है, शहरी नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में शहरी प्रबंधन की समस्याएं। इसके अलावा इकाई 4 जो है इसमें हम औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या से संबंधित मुद्दों को पढ़ेंगे, जैसे कि भारत में औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन क्या है, परिवार, शिक्षा का स्तरीकरण कैसा है, औद्योगिक समाज, वर्ग और वर्ग संघर्ष की स्थिति कैसी है, वैश्वीकरण की चुनौतियां क्या हैं, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक संरचना विकास, सुविधाकर्ता, अवरोधक, विकास, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, संस्कृति और विकास, सहायता और बाधा के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि के कारण और प्रभाव, अवधारणाएं आती हैं, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवासन, आयु और लिंग संरचना। इकाई 5 आती है जिसमें हम मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विजन सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा आती है। साथ ही सामाजिक वर्गों उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे हैं, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, वंचित वर्ग, विकास योजनाएं, उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से चल रहे हैं, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में भी पढ़ना है, इन जनजातियों की स्थिति, उनकी सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार, समारोह, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पढ़नी है। तो इस तरीके से आपका पेपर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आता है सामान्य अध्ययन का पेपर 3। इसमें जो भाग ए है वो अर्थशास्त्र को लेकर के है। अर्थशास्त्र को भी देखा है कई इकाइयों में वहां पे प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे इकाई 1 है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत पहलू आते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान,
राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, सरकारी पहल, पीएम किसान, एनएमएसए और विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त, मूल्य संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास, विनिर्माण अवसंरचना, मेक इन इंडिया अवसंरचना योजनाएं, आतिथ्य एवं पर्यटन, विदेशी मुद्रा में आय में योगदान, भारत में वस्तुओं और सेवाओं का मानकीकरण आता है। वहीं इकाई 2 जो है वो कराधान और नीति परिदृश्य को लेकर के है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय, राजस्व कराधान, घाटा प्रबंधन, भारत में मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन, भारत में विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ। इकाई 3 जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अवलोकन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण, बागवानी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, बुनियादी ढांचा विकास, एमएसएमई सेक्टर, पारंपरिक उद्योगों के विकास और समर्थन को लेकर के क्या काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर के साथ साथ जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धतियां, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प एवं हाट बाजार की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्यटन, व्यापार, निवेश, संवर्धन को लेकर के क्या चल रहा है ये भी आपकी समझ में आना चाहिए। इसके अलावा इकाई 4 जो है मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ा पहलू है, जिसमें हम समझते हैं कि स्वास्थ्य अवसंरचना कैसी है, शिक्षा और कौशल विकास के पहलू पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियां, वन, जल, खनिज को लेकर के हैं। वित्तीय, सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी के प्रभाव को समझना है। मानव संसाधन की, रोजगार की उत्पादकता को समझना है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति को भी जानना है। इसके अलावा राज्य राजस्व, व्यय, ऋण और वित्तीय अनुशासन की समझ भी आपको पढ़ते पढ़ते ही यहां पर डेवलप करनी है परीक्षा के अनुरूप। एक सिलेबस में एक टॉपिक और भी इसमें जोड़ा गया है इकाई 5 के तौर पे, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता का, जिसमें आपको पढ़ना है कि डेटा संग्रहण की तकनीकें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गणना और व्याख्या, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, नमूनाकरण की तकनीकें, डेटा प्रस्तुति की तकनीकें, तालिकाएं, चार्ट, ग्राफ और संभाव्यता की मूल अवधारणाएं। इसी पेपर के सामान्य अध्ययन पेपर 3 के पार्ट 2 या भाग बी जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के है, जिसमें यूनिट 1 जो है वो सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसमें विज्ञान के सरल अनुप्रयोग आते हैं। सूक्ष्म जीव संरचना, प्रकार, जैविक खेती, कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन कार्य, जानवरों पौधों का वर्गीकरण, पौधों, जानवरों, मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन कमी से होने वाले रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग संरचना कार्य प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इनका अनुप्रयोग शामिल है। नृवंश विज्ञान का अनुप्रयोग है। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, द्वितीय द्वारा खगोल विज्ञान में योगदान, प्राचीन और आधुनिक वेधशालाओं की प्रारंभिक जानकारी है। पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार और ट्रिप्स भी आती हैं। यूनिट 2 जो है कंप्यूटर विज्ञान को लेकर के है, जिसमें कंप्यूटर प्रकार, विशेषता और पीढ़ी है। फिर आपका मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑफिस के उपयोग है। इसके अलावा देखा है कंप्यूटर की भाषाएं जैसे सी है, C++ है, जावा है। अनुवादकों, दुभाषियों और असेंबलरों के मूलभूत ज्ञान जैसे इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और ई-गवर्नेंस के पहलू आते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, विभिन्न उपयोगी पोर्टल्स आते हैं, वेबसाइट आते हैं, वेब पेज आता है, उसके मूलभूत ज्ञान इसमें शामिल है। इसके अलावा गणितीय विज्ञान आती है, जिसमें संख्याएं, उनके प्रकार हैं, इकाई मापन के तरीके हैं, समीकरण कारक हैं, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है। इसके अलावा देखा ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट 3 जो है वो है आयुष। आयुष यानी कि इसमें आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत है, यूनानी सिद्ध, रोआ, सिक्पा, सोआ, रिग्पा, होम्योपैथिक उपचार के मूल सिद्धांत हैं। एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली नीति 2030 है। आयुर्वेद के त्रिदोष, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म का मूलभूत ज्ञान है। जैविक घड़ी, केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और NHP में आयुर्वेद का दायरा आपको समझ में आना चाहिए। योग के टॉपिक में देखा जाए इसमें पंचकेश सिद्धांत, अष्टांग योग, खटकर्म, मुद्रा का प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, मृदा उपचार, सूर्य स्नान, जल चिकित्सा, इसके प्रकार का चिकित्सीय प्रभाव, षोडश संस्कार आते हैं, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद आदि का सामान्य ज्ञान और इसका वैज्ञानिक महत्व। यूनिट 4 जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर के है,
स्वास्थ्य स्वच्छता और रोग, कुष्ठ रोग, एड्स, अंधापन, पोलियो, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, सार्वभौमिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, विभिन्न बायोमार्कर जैसे कि आपको हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी की सामान्य सीमा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आता है जिसमें प्राथमिक उपचार देखभाल के सिद्धांत हैं, तत्व हैं, स्वास्थ्य देखभाल के स्तर हैं, गांव और उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना है। प्रारंभिक साथ ही देखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इसमें पीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और ग्रामीण अस्पतालों के स्तर हैं। यूनिट 5 जो है ये पर्यावरण को लेकर के है, जैसे भारतीय परंपरा, संस्कृति, पर्यावरण की अवधारणा, जनपदोद्वार, वंश, वायु, जल और भूमि, समय की विकृतियां हैं। पर्यावरण पे मानवीय गतिविधियों के प्रभाव, पर्यावरण संबंधित नैतिक मूल्य, जैव विविधता, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियां हैं। पर्यावरण से ही संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण, प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा जिसमें जन जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी होना, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां, नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियां, बैगा, सहरिया, भारिया, भील, गोंड की भूमिका, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव नियंत्रण, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां, भविष्य, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के विभिन्न प्रयास। ये 3 पेपर हो गए आपके सामान्य अध्ययन के। चौथा पेपर जो है सामान्य अध्ययन का, इसमें हम पहला देखें भाग ए जो है वो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी को लेकर के है, जिसमें भाग इकाई 1 जो है वो भारतीय खट दर्शन, दार्शनिक विचारक और समाज सुधारकों को लेकर के है। तो इसमें पढ़ना है भारतीय खट दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चवार्क, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इकाई 2 जो है वो राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाओं को लेकर के है, जिसमें हम राष्ट्र शक्तियां, घटकों की अवधारणाएं, राष्ट्र सुरक्षा, हित और चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान, शस्त्र बल, निकाय, डिवीजन, जासूसी एजेंसियां, बुनियादी नैतिकता अवधारणाएं, अच्छाई, सद्गुण, अहिंसा, जिम्मेदारी, नैतिकता और प्रशासन में भागवत गीता की भूमिका। इकाई 3 जो है मानव व्यवहार और मनोचिकित्सा को लेकर के है, जिसमें हम पढ़ते हैं दृष्टिकोण, विषय वस्तु, तत्व ज्ञान, दृष्टिकोण का निर्माण, दृष्टिकोण परिवर्तन, प्रेरक संचार, पूर्वाग्रह, भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। योग्यता, योग्यता के संदर्भ में तो सिविल सेवा के लिए योग्यता, मौलिक मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, गैर भागीदारी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणाएं, उनकी उपयोगिता, प्रशासन शासन में उपयोग, व्यक्तिगत अंतर जिसमें व्यवकारक सिद्धांत व्यवहार अंतर आता है, मानसिक विकार और मनोचिकित्सा में अवसाद, सामाजिक चिंता विकार, सिजोफ्रेनिया, सामाजिक भय, दुध्रुवी विकार, मनोचिकित्सा के अंतर्गत व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, संक्रात्मक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद आता है इकाई 4 जिसमें हम लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों की समझ को विकसित करते हैं, जैसे कि मानवीय आवश्यकता एवं प्रेरणा, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, कर्तव्य परायणता, मूल्यों की भावना, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी और नैतिक मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्य, शासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में। सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का कार्यान्वयन। भ्रष्टाचार का टॉपिक आता है जिसमें भ्रष्टाचार के प्रकार, उसके कारण, भ्रष्टाचार के प्रभाव, उसको कम करने के उपाय, समाज, मीडिया, परिवार, मुखबिर की भूमिका, भ्रष्टाचार और उस पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, भ्रष्टाचार को मापना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त। साथ ही यूनिट 5 जो है केस स्टडी को लेकर के है, भाग 1 में पाठ्यक्रम की सामग्री पर ये आधारित है, जो ऊपर हमने अभी पूरा का पूरा सिलेबस देखा है उसी पर आपको आधारित केस स्टडी भी पूछी जाएगी। भाग बी आता है, भाग बी अगर हम देखें तो उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी को लेकर के है। इसके इकाई 1 में हम उद्यमिता, अवधारणा और विकास को समझेंगे, जिसमें उद्यमिता की अवधारणा है, महत्व है, उद्यमिता के लक्षण हैं, सिद्धांत हैं, विशेषताएं हैं, नवाचार का महत्व है, उद्यमिता की प्रक्रिया है, रचनात्मकता है, विचार सृजन है, विश्लेषण है, व्यवसाय योजना है, नए उद्यम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कारक, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के आमने सामने वाली चुनौतियां हैं, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने वाले संगठन है। इकाई 2 जो है व्यवसायिक संगठन और प्रबंधन को लेकर के है, जिसमें व्यवसाय, संकल्पनाएं, महत्व, कार्यक्षेत्र, प्रशासन, प्रबंधन, क्रय और सामग्री प्रबंधन को लेकर के है।
प्रबंधन प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन, प्रबंधन के कार्य योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय लेना, प्रेरणा, नेतृत्व और संचार को लेकर के है। समय प्रबंधन और संगठन को लेकर के भी है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के टॉपिक इसमें आएंगे। इकाई 3 जो है प्रशासन और प्रबंधन में, लोक प्रशासन में प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लोक प्रशासन में इसका दायरा, तनाव संघर्ष प्रबंधन तकनीकें, सार्वजनिक सेवा में इनका उपयोग, लोक प्रशासन में बहुलता, अवसर, चुनौतियों का प्रशासन और प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। इकाई 4 जो है समग्र व्यक्तित्व विकास को लेकर के है। इसमें हम समग्र व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणाएं, सफलता प्राप्त में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, असफलता से सीखना, असफलता को निरंतर सुधार, मूल्यवान आत्मनिरीक्षण के अवसर के रूप में स्वीकार करना। इसके बाद सरकारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सरकारी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की योजना बनाना और निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में दृष्टिकोण, तथ्य, नागरिक भावना, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, परिवहन प्रबंधन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, रात्रिकालीन संस्कृति, मूल्य आधारित जीवन, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जैसे पहलू इसमें शामिल रहेंगे। इस तरीके से यूनिट 5 जो है केस स्टडी से रिलेटेड रहेगा, जो भाग बी के पाठ्यक्रम में हमने देखा उसी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एक केस स्टडी भी आपसे पूछी जाएगी, उस पर आपको आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 5वां जो पेपर है आपका हिंदी का पेपर है। सामान्य हिंदी में व्याकरण का 200 अंकों का ये जो पेपर है, इस प्रश्नपत्र का स्तर जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को पढ़ने और समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता, हिंदी में स्पष्ट और सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। इसमें जो प्रश्न पूछे प्रत्येक प्रश्न की अंक योजना ऐसे आपको रहेगी। यहाँ पर आप देखें लघु उत्तरीय प्रश्न है, निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। जो 25 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपको 3-3 नंबर के हो सकते हैं और आपको यहाँ 75 अंक मिलेंगे। इसी तरह रस, अंग और उसके प्रकार 5 होंगे, 1-1 अंकों का होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 3 नंबर के 75 अंक होंगे। अंग एवं प्रकार 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक एक क्वेश्चन 5 अंकों का होगा। छंद, दोहा, सोरठा भी आपको 5 अंकों का होगा। टोटल यहाँ पे दोनों आपको 10 अंकों का हो जाएगा। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में 15 अंकों का, अंग्रेजी से हिंदी में आपको ये भी आपको हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी दोनों भी 15-15 अंकों की आएगी। प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ होंगे 10 नंबर का, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी 5-5 शब्द होंगे। संधि एवं समास जो होगा वो भी आपको देखा जाए तो 10 अंकों का होगा। मुहावरे कहावतें जो होंगी वो भी 10 नंबर का होगा। टोटल 20 अंक होंगे यहाँ से। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियां, प्रत्येक पृष्ठ के 2 अंक आपको मिलेंगे, जिसमें हम देखें तो विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, जैसे यहां पर आपको पहलू है। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द शब्दयुग्म है और वर्तनी शोधन है, वाक्यांश संरचना है, शब्दार्थ है, तो ये सब आपका 20 अंकों का आएगा। इसके बाद पल्लवन है, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन 5 अंकों का होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, सभी 3-3 12 अंकों का होगा और अपठित गद्यांश 18 अंकों का। कुल अंक यहाँ पर आपको 200 नंबर का ये आपको पेपर हिंदी का होगा। छठा जो प्रश्न पत्र है आपका हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप लेखन को लेकर के है। इसमें प्रथम जो निबंध है 1000 शब्दों का होगा। इसमें आपको निम्नांकित विषयों से निबंध पूछा जाएगा, जैसे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विश्व ग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, युवा और नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजाति विकास, स्वदेशी, यहाँ पर राजभाषा स्वदेशी है, स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे,
राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीकरण ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, समावेशी विकास, ग्राहक जन जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय जीवन में संस्कार, जीवन मूल्य, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030। ये देखा जाए तो 1000 शब्दों में आपको लिखना है और इसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। इसके बाद द्वितीय निबंध समसामयिक समस्याओं और निदान पर आधारित होगा, जो आपको 500 शब्दों में लिखना है, 20 अंक मिलेंगे। प्रारूप लेखन जो लिखना है, शासकीय अशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, लगभग 250 शब्दों में से लिखना है और 15 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। और प्रतिवेदन जो है, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ज्ञापन, मेमोरेंडम, टिप्पणी लेखन, लगभग 250 शब्दों में लिखना है, ये भी आपको 15 अंकों का होगा। टोटल यहाँ पे 100 अंकों का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सिलेबस रहेगा। मेंस का सिलेबस समाप्त होता है, मेंस आपका क्वालिफाई होता है तो आपको अगले चरण में प्रवेश मिलता है, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसा होगा वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, एमपीपीएससी साक्षात्कार परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अंतिम चरण में केवल उम्मीदवार को एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकेंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में शामिल होने का। साक्षात्कार 175 अंकों का है। अंतिम मेरिट सूची जो है निर्धारित करने के लिए मुख्य परीक्षा के अंकों में से जोड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के परिणामों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करेगा। साक्षात्कार का उद्देश्य जो है उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, लक्षणों, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमताओं, प्रशासनिक पदों के लिए उपयुक्तता का यहाँ पर मूल्यांकन करना। यानी कि साक्षात्कार बेसिकली आपका आकलन है एक व्यक्ति के तौर पर, आपकी सोच का, चल रही घटनाओं के अपडेशन का, प्रशासनिक पदों पर आपकी सोच का, सरकार के साथ सामंजस्य का, और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, आपके व्यक्तित्व को लेकर के हो गया, प्रेशर सिचुएशन में आपके रिएक्शंस को लेकर के हो सकता है। तो कई तरीके से आपको जांचने परखने का एक मुद्दा होता है साक्षात्कार। तो इस तरीके से एमपीपीएससी की परीक्षा को अगर आपको उत्तीर्ण करना है तो आपको इन तीनों चरणों को क्लियर करना होगा और तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार मिल करके जो चीज़ें बताई और पढ़ाई जा रही हैं उन पर ध्यान देना है, लगातार खुद को अपडेट रखना है, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करके रखना है, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस सिलेबस को हमेशा याद रखें, एक सिलेबस हमेशा अपने साथ रखें, हर सब्जेक्ट को पढ़ते समय चीज़ों को मिलान करते चलें, रिवाइज करते भी चलिए और साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर के स्टडी करेंगे। जो भी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल रही हैं उनको ज़रूर देखें, जो चीज़ें अध्यापक बता रहे हैं उनको फॉलो करें, जो भी डाउट इत्यादि हैं वो सीधा मेंटोर अपने या फिर अध्यापकों से मिल करके उन समस्याओं का लगातार निदान करते रहें और खुद की कमियों को दूर करते हुए इस एग्ज़ाम को सफल होने के लिए प्रयासरत रहें। इसी के साथ आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।